सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार ऑनलाइन में चेक करके मुझे बताओ कि मेरी आवाज आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस कर दीजिएगा, ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। एक बार यस करो, देखिए यस करो, बताओ ऑनलाइन वालों। सर आप इतनी देर कहाँ चले गए थे? राधे राधे। ओके, चलो कल का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा। गेहूं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गेहूं के कुछ वानस्पतिक नाम वगैरह अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो बताते जाना। बताओ गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? टेट्रिकम एस्टिवम। अगर कुल पूछूं तो क्या बताओगे? गुणसूत्रों की संख्या। और उत्पत्ति स्थान क्या होगा? और बताओ इसका फल प्रकार क्या होगा? कैरियोप्सिस। ग्रेमनी परिवार का तना क्या कहलाता है? कल्म कहलाता है। अगर मैं कहूंगा कि परीक्षण भार कितना होगा, बताओ गेहूं का, जबकि गेहूंसा का कितना होता है? जबकि गेहूं जो होता है इसके कोलियोप्टाइल जो होता है इसका रंग कैसा होता है? सफेद। जबकि गेहूंसा का क्या होता है? गुलाबी। क्या होता है? गुलाबी। ओरिकल क्या गेहूं में प्रेजेंट होते हैं क्या? क्या गेहूंसा में होते हैं क्या? नहीं। अगर मैं कहूं कि ग्रेमनी परिवार में पुंकेसर की संख्या कितनी होगी, बोलो। और चावल में छह ऐसे याद रखना है अपने को। और अगर मैं कहूं कि मुख्यतः भारत में तो गेहूं वगैरह और चावल दोनों ही खाए जाते हैं। अगर आगे चर्चा करूं जलवायु एवं मृदा की, तो नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूंगा तो जलवायु की बात करूं तो बताओ कब उगाते हैं इसको? रबी में। रबी के लिए अंकुरण का तापमान कितना होगा, बोलो? 20 से 25। फिर दूसरा आता है वृद्धि एवं विकास का 15 से 20। फिर नीचे परिपक्वन का 20 से 25। ये वाला रबी वाली क्रॉप्स का सभी का ये चलता है। खरीफ वाली का अपन ने लिख ही रखा है। अगर मैं बात करूं जैसे कल्ले फूटना, ये किसके अंदर जाएगा, बोलो? वृद्धि एवं विकास के अंदर। कल्ले फूटना क्या होगा? वृद्धि एवं विकास के अंदर। कल्ले फूटते हैं इसके अंदर। और अपन आगे चले तो आगे क्या क्या चीजें कर ली थी। एक अपन ने पढ़ा था गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण में एक तो द्विगुणित, एक चतुर्गुणित और एक है षटगुणित। गेहूं क्या होता है? एलो हेक्साप्लॉइड। कैसा होता है? एलो हेक्साप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42। उल्टा पुल्टा करोगे तो किसके आ जाएंगे? चावल के या धान के। यही होता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ द्विगुणित जो होते हैं उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बोलो? 14 या फिर 14 होते हैं, है ना? उसके अंदर कौन कौन आते हैं बताओ? माँ एम है, एक तो मोनोकोकम और एक क्या आता है, बोलो? एंजिलोफस, है ना? और फिर आता है उसके बाद दीदी। दीदी से वह आ जाता है चतुर्गुणित, एक तो डाइको ड्यूरम और डाइकोकम। ड्यूरम और डाइकोकम। और स्वयं, स्वयं में याद रखना है अपने को, एक तो स्पेरोकोकम और क्या आ जाता है? वल्गेर। और एक आता है एस्टिवम। अपने भारत में लगभग 85-87% के आसपास सर्वाधिक कौन सा उगाते हैं? अपना मैक्रोनी, ये क्या नाम है? टेट्रिकम एस्टिवम, है ना? मैक्सिकन बोना गेहूं जिसे अपन कहते हैं। हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था, कब आई थी? 1966 से 1967। बताओ हरित क्रांति के भारत में पितामह कौन है? विश्व में कौन है? अगर मैं कहूं तो गेहूं के लिए कौन सा जीन काम में लिया था? कौन सा? नोरिन टेक। अपन और चावल के लिए पूछो तो क्या बताओगे? डीजी वूजी। ये अपन ने। और गेहूं साल के अंदर खरपतवार के बारे में अगर निरपेक्ष खरपतवार पूछो तो क्या बताओगे? हिरणपुरी। क्या बताओगे? हिरणपुरी। क्या बताओगे? सॉरी बथुआ। क्या बताओगे? बथुआ। चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम, ये बड़ा इंपोर्टेंट। फिर अपन ने कहा था चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अगर खड़ी फसल में डालना है तो एक डालते हैं जो ऑक्जिन का प्रकार है, जिसे क्या कहते हैं? 2,4-D। बताओ पूरा नाम क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 20 ppm से कम मात्रा काम में लोगे तो हार्मोन, और ज्यादा मात्रा काम में लोगे तो हाँ, इसमें सल्फोसल्फ्यूरोन, मेट सल्फ्यूरोन ऐसे डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। खरपतवार एक पेंडी मिथाइलिन डालते हैं। वह कब डालते हैं, बोलो? पीई मतलब प्री इमर्जेंस, मतलब फसल की बुआई किंतु अंकुरण से पहले। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब फसल में बीज की बुआई से पहले, बीज की बुआई से पहले। फिर एक होता है पीई, प्री इमर्जेंस, मतलब बुआई कर दी परंतु अंकुरण नहीं हुआ, तब डालते। और एक होता है पीओई, पोस्ट इमर्जेंस, मतलब खड़ी फसल में कह दो या फिर अंकुरण के बाद। तो अंकुरण के बाद अपन डालते हैं, वह क्या डालते हैं? जिसके पीछे फ्यूरोन शब्द लग जाता है। पीछे क्या लगता है? फ्यूरोन शब्द,
है ना। और OMA पास आपने वीट साइंस के अंदर पढ़ा होगा, उसमें जो आते हैं वो सारे के सारे PE होते हैं, ये याद रखना। चल इतना सा हो गया था, वो निकाल देता हूं मैं। फिर आज किस्में वगैरह और रोग वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, रोग कीट। घर जाके काम वाम करते हो क्या? कर लिया करो, बाकी टाल लिया करो। टाइम नहीं है? टाइम निकालना दादा, क्या करता है, इतनी मेहनत करता है घर पे हैं। देखो ये हो ही गया था आपने, और ये लगभग बेसिक बेसिक से अपन ने हरित क्रांति वगैरह के बारे में, प्रोटीन वगैरह, गेहूं का वर्गीकरण कर लिया। गेहूं के वर्गीकरण के बाद जलवायु, मृदा कृति, बीज दर अपने को बताए रखी है ना। जैव उर्वरक वगैरह बताओ, जैव उर्वरक कौन सा काम में लेते हैं? एजेटोबैक्टर। कौन सा काम में लेते हैं? एजेटोबैक्टर। बताओ इसकी एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो कब दोगे? CRI। और CRI कब आती है बोलो? 20 से, हर एक अवस्था क्या आएगी, 20 से 25 दिन ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, है ना, वो सारा का सारा आ जाएगा। बताओ एक किस्म होती है अर्जुन SD और 2009। बताओ इसमें कौन सा खरपतवार नाशी नहीं डालना चाहिए? क्योंकि इसके प्रति क्या होता है, संवेदनशील, मतलब ये फसल को खत्म कर देता है, तो ये वाला नहीं डालना चाहिए। फिर देखो गेहूं और गेहूं में अंतर हो गया था। फिर नेक्स्ट देखो जीन वाली किस्मों को कैसे याद रखना, तो ऐसे याद रख लेना, एक दो लाइन बता देता हूं। एक तो याद रखोगे एक साल, क्या याद रखोगे बोलो? एक साल। एक साल याद रखोगे, एक साल। अब एक से तो याद हो जाएगी एक ड्वार्फ वाली या फिर एक जीन ड्वार्फ वाली किस्में। साल से स नाम से आएगी 2 और ल नाम से आएगी 1। स नाम से कितनी आएगी? 2। स नाम से देखो एक तो आ जाती है सुजाता, एक आ जाती है क्या? सोनालिका। और ल नाम से आ जाएगी लरमा रोजा 64। क्या हो जाएगी? लरमा रोजा 64। तो एक साल हमेशा क्या याद रखेंगे? एक साल। कितना याद रखेंगे? एक साल। स नाम से एक तो सुजाता, और स नाम से एक और कौन आएगी बोलो? क्या आएगी बोलो? सोनालिका। और क्या नाम है? ल नाम से क्या आएगी? लरमा रोजा। एक याद रखना ट्रिपल जी, ट्रिपल जी में याद रखना हाजमोला। क्या याद रखोगे बोलो? क्या याद रखोगे? हाजमोला। क्या याद रखोगे? हाजमोला। तो देखो है नाम से आ जाएगी हीरा, है नाम से क्या आ जाएगी? हीरा। फिर ज से आ जाएगी जवाहर, क्या आ जाएगी? जवाहर। मो से याद रखना है मोती, ल से याद रखना है लाल बादशाह, हाजमोला। और बाकी बीच में आ जाएगी, मतलब दो याद होगी, एक तो एक साल और एक याद रखोगे क्या? हाजमोला, है ना। हाजमोला खाते तो 3 ही काम करते हैं ना, पेट वेट साफ कर देती है हाजमोला, सारे एक बाम 3 काम, है ना। तो हाजमोला के भी कितने काम है बोलो? 3 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 3। है नाम से याद रखोगे क्या बोलो? हीरा। जय नाम से जवाहर, मैं नाम से मोती, ल नाम से लाल बादशाह। बताओ है नाम से हीरा, जय नाम से जवाहर, मैं नाम से, ल नाम से लाल बादशाह। अब बाकी द्वितीय वाली याद कर लेना कि डबल जीन ड्वार्फ वाली कौन कौन होती है? SD 2009। इसे क्या कहा जाता है बोलो? अर्जुन। क्या कहा जाता है? अर्जुन। ये 2,4-D के प्रति क्या है? संवेदनशील। 2,4-D इसमें नहीं डालना चाहिए। एक खारचिया 65, खारचिया 65 को याद रखना कि ये लवणीय मृदाओं के लिए, कौन सी मृदाओं के लिए? लवणीय जो मृदाएं होती है ना, उनके लिए काफी अच्छी होती है खारचिया 65। लवणीय, लवणीय मृदाओं के लिए क्या होती है? लवणीय मृदाओं के लिए सबसे अच्छी जो होती है खारचिया 65। इस खारचिया 65 को हो सकता है K65 भी दे दो। क्या दे दे बोलो? K65। इसका मतलब ही खारचिया 65 होती है, या फिर लवणीय मृदाओं के लिए सबसे अच्छी गेहूं की किस्म कौन सी है? खारचिया 65। एक होती है छोटी लरमा, क्या होती है बोलो? छोटी लरमा। और एक होती है कल्याण सोना। जब अगर आपको ऊपर और नीचे वाली याद हो जाती है ना, तो बीच में जो भी ऑप्शन आएगा वो आपको क्या कर देना है? डबल ड्वार्फ या डबल जीन ड्वार्फ वाली किस्म। फिर देखो आगे चलते अन्य किस्मों के अंदर। एक होती है SD 23-29, और एक होती है कल्याण सोना, एक है राज 37-74, राज 30-77। ये याद रख लेना, राज 30-77 अपने राजस्थान में बड़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा ग्रोविंग करते हैं। तो राज मतलब राजस्थान, राज मतलब क्या होती है? राजस्थान। तो राज 30-77 थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। एक लोकवान, अपन नहीं कहते कि लोकवान गेहूं उगाते हैं अपने, तो लोकवान 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 करते रहते हैं, पर वो क्या है? लोकवन। क्या है वो? लोकवन। पर अपने गांव में कभी भी किसानों से पूछेगा ना, तो अपन क्या बताएंगे? लोकवान गेहूं उगता है ना, लोकवान गेहूं उगाते हैं हमारे, ऐसे। पर वो होती क्या है? लोकवन। क्या होती है? लोकवन। एक होती है WH, क्या होती है? WH 147। एक C 306। एक इंपोर्टेंट ये लगाना, बड़ी इंपोर्टेंट है,
सी 306 इंपोर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सारी तो याद नहीं रखनी, केवल और केवल इंपोर्टेंट याद रखनी। एक तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अपनी राजस्थान 3070, कौन सी हो जाती है राजस्थान 3070, एक हो जाती है अपनी कौन सी सी 306। इसका कारण है कि शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है, ये अच्छी होती है, ये एक्स्ट्रा में है। देखो नीली गिरी, खापली, पूसा, तेजस, ये याद रखना चाहो तो रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चल, गेहूं की प्रथम संकर किस्म पूछे तो कौन सी है, बोलो हाईपेक्स। क्या है, बोलो हाईपेक्स। एक्चुअल में ये हाईपेक्स 007 अपने मतलब भारत वगैरह की है नहीं, क्योंकि ये बाहर की है, परंतु कभी कभी प्रश्न पूछ ले कि प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो वह होती है हाईपेक्स। अब इसको क्या है, जापान में मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण किया गया। संकरण किया गया तो संकरण से क्या नई किस्म पैदा हुई, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि स्वपरागण होता है। स्वपरागण होने का कारण क्या है, इसकी मतलब हमेशा ढकी रहती है, मतलब कभी भी फूल ओपन नहीं होता, और ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, क्लेस्ट्रोगेमी। क्या कहलाती है, क्लेस्ट्रोगेमी, मतलब फूल ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए जब भी संकरण कराना होगा ना, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, उस आवरण को काटना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो क्या नाम है ब्रीडिंग वाले जब करते हैं तो उस आवरण को काटेंगे, काटने के बाद इनके पुंकेसर को हटाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि टोटल पुंकेसर कितने होते हैं, 3, क्योंकि चावल में 6 होते हैं, बाकी ग्रेमनी परिवार में कितने होते हैं, 3, उनको काटेंगे। फिर डिजायरेबल मतलब जो भी इच्छित पुंकेसर है या जो भी दूसरी किस्मों के पुंकेसर है उनको लाओगे, और फिर डस्टर मशीन के द्वारा उसकी मतलब वर्तिकाग्र के ऊपर क्या कर दोगे, छिड़क दोगे। फिर उसके बाद उसमें बेगिंग कर दोगे और टैगिंग कर दोगे। ये मतलब अपने क्या नाम है संकरण की प्रक्रिया होती है, बेगिंग और टैगिंग। बेगिंग का मतलब होता है कि जहां पर आपने इच्छित वो डाल दिए परागकण, उसके बाद उसको मतलब कोई थैली वगैरह से लपेट के बांध दोगे। फिर टैगिंग कर दोगे कि ये कौन सी किस्म का लाया हुआ परागण है और कौन सी किस्म में कराया हुआ, वहां पर लिख दोगे F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, जो भी पीढ़ियां चलेगी ना, लगभग यूं कहते हैं कि एक किस्म विकसित करने के लिए लगभग 8 से 10 संकरण तो कराने पड़ते हैं। वो अलग अलग है, प्योर लाइन सिलेक्शन अलग करते हैं, मास सिलेक्शन अलग अलग करते हैं, वो अलग अलग में सभी के अलग अलग। लगभग एक किस्म विकसित करने के लिए अपन कहते हैं कि 7 साल तो मिनिमम लगते ही है, 7 से 14 साल लग जाते हैं। तो एक किस्म ऐसे नहीं कि अल्टप्पे में एक ही बार में विकसित हो गई, क्योंकि कोई सा भी गुण है ना, वो स्थिर करने के लिए समय जरूर लगता है हल्का सा। तो याद रखना कि गेहूं की प्रथम संकर किस्म कहां पर विकसित हुई, जापान में, और उस किस्म का क्या नाम है, बोलो हाईपेक्स 007 या फिर 007। एक गेहूं की संकरण विधि कौन सी है, तो गोजो विधि। नाम याद रख लेना, जनरल वे में पूछेगा नहीं, परंतु प्री पीजी में क्या है, प्री पीजी के एग्जाम में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स अलग सब्जेक्ट चलता है पीपीजी, तो उसमें पूछा गया। अब गेहूं का पूछा गया तो हालांकि ये वहां का भी क्वेश्चन हो गया, और हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ का भी हो गया, क्योंकि गेहूं में पूछा है तो जनरल वे में हम कह सकते हैं ना कि है तो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का, पर प्री पीजी के लेवल तो बीएससी तक जाता है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जाता है 12th बेसिस 12वीं के आधार पर। तो ये प्रश्न हाँ प्री पीजी के लेवल का तो है, पर याद रखना चाहो तो रख सकते हैं कि गेहूं के अंदर संकरण की जो विधि है उसका नाम क्या है, गोजो विधि, मतलब पर्टिकुलर नाम दे रखे। तो कौन सी विधि है, बोलो गोजो विधि। चल, फिर देखो गेहूं के बोनेपन का जो रसायन है ये साइकोसिल, ये सी ट्रिपल सी, क्योंकि इसकी इंग्लिश स्पेलिंग होती है ना बस साइकोसिल ऐसे होती है। तो सी कितने बार आता है, 3 बार। ये एक हार्मोन है, क्या है, ये एक हार्मोन, वृद्धि नियामक हार्मोन होता है जो वृद्धि को संदमित कर देता है। तो याद रखना बोनेपन के लिए जिम्मेदार जो रसायन या फिर जो हार्मोन है उसका नाम है सी, जिसे कहते हैं साइकोसिल। क्या कहते हैं, साइकोसिल। गेहूं में देखो बैक क्रॉस विधि से मल्टी लाइन तैयार की जाती है। ये सारे ग्रेडिंग के क्वेश्चन है पर डालने पड़ते हैं, क्योंकि प्री पीजी अपनी सीटें है ना, ये लगभग प्री पीजी में भी जाती है, क्योंकि सारी मतलब परीक्षाओं के लिए ऐसी बनाई गई है ताकि कोई सा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि इसी का इंग्लिश ट्रांसलेटर मतलब वो ट्रांसलेट है ना, वो प्री पीजी वाले बच्चों के लिए काम में आता है, ये अपने काम में आता है। तो इसका स्टैंडर्ड इतना है कि आप 12वीं के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आप बीएससी के स्टैंडर्ड के लेवल के एग्जाम सारे क्लियर कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा बता देते हैं, क्योंकि वहां बीएससी के बाद तो क्योंकि डबल ए बैच में और एओ डबल ए बैच में या फिर फर्स्ट ग्रेड बैच में थोड़ा सा लेवल चल जाता है, पर हाँ वहां पर ब्रीडिंग के अंदर बताते हैं कि बैकक्रॉस क्या होते हैं, मल्टी लाइन क्या होती है, सिंगल लाइन क्या होती है। तो याद रखना कि बैकक्रॉस विधि से क्या तैयार करते हैं, बोलो इसके अंदर मल्टी लाइन। क्या तैयार करते हैं, मल्टी लाइन। भंडारण आपको बताए रखा है कि अनाज वाली फसलों का कितना करना चाहिए, 10 से 12, और दलहनी फसलों का कितना करना चाहिए, 8 से 10, तिलहनी फसलों का 6 से
8। अब किताब में दे रखा है कि चावल के लिए ना, हालांकि नॉर्मली पूछे तो 10 से 12 बताना, चावल के लिए भी ऐसा कोई यूं नहीं है, पर किताब में दे रखा है कि हाँ चावल के लिए पर्टिकुलर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान काम में लेते हैं। कितना लेते हैं बोलो? 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कहाँ गया? तो चावल के लिए कभी पूछ ले तो याद रख लेना कि कितना काम में लेते हैं, बोलो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरल पूछे तो क्या याद रखना? अनाज वाली फसलों में कितना रखना है, बोलो 10 से 12। दलहनी में कितना? 8 से 10। तिलहनी में कितना? 6 से 8। और हमेशा फसलों की कटाई कब करनी चाहिए? जब दानों में 20 से 25% क्या होनी चाहिए, बोलो नमी। चाहे वो मक्का का दाना हो, चाहे वो गेहूं का दाना है। तो फसल की कटाई कब करनी चाहिए? तो दानों में 20 से 25% नमी होने पर क्या कर देनी चाहिए? इनकी कटाई। फिर देखो, खाद्यान्न फसलों का भंडारण कब करना चाहिए? 10 से 12% नमी पर। कटाई के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? 20 से 25। गेहूं के भंडारण के लिए कितना होना चाहिए, बोलो 12%। उपज कितनी होनी चाहिए? तो उन्नतशील बोनी किस्मों की लगभग क्या है? 50 से 60 क्विंटल। कितनी हो जाती है? 50 से 60 क्विंटल। एक क्विंटल एक बोरी कहते हैं ना अपन। एक बोरी में कितना मात्रा है? 1 क्विंटल। क्विंटल का मतलब कितना होता है, बोलो 100 किलो। जबकि टन का मतलब कितना होता है? 1000। अब वहां पर भी टन और टन अलग अलग आते हैं। देखो वो कंफ्यूज होगी, इंजीनियरिंग का प्रश्न है। इतना से समझ लेना कि टन मतलब जो होता है वो 1000 किलो होता है। कितना होता है? 1000 किलो। क्विंटल का मतलब 100 किलो। एक बोरी जो अपन गांव में बोलचाल में कहते हैं ना, उसका मतलब होता है 1 क्विंटल। मतलब 1 क्विंटल या 100 किलो, सीधी सी बात है। टन का मतलब क्या हो गया? 10 बोरी। टन का मतलब क्या हो गया? 10 बोरी। ऐसे कहते हैं। और एक कट्टे का मतलब अपन कहते हैं कि 50 किलो मात्रा। कट्टे का मतलब क्या कहते हैं कि 50 किलो मात्रा। तो लगभग कितना हो रहा है? 50 से 60 बोरी। कितने? 1 हेक्टेयर जमीन में कितनी बोरी हो रही है, बोलो 50 से 60 बोरी गेहूं निकलता है। कितने? 1 हेक्टेयर। हालांकि यूं कहते हैं कि क्या नाम है, बीघा कोई ऑफिशियल यूनिट है नहीं, पर मोटा मोटा अगर याद रखना चाहो ना तो यूं कहते हैं कि 4 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। परंतु अगर मैं यूं कह दूं कि 4 बीघा में 1 हेक्टेयर होता है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता कि बीघा क्या फिक्स होता है क्या? तो बीघा फिक्स नहीं होता, क्योंकि बीघा हर क्षेत्र के अनुसार बदल जाता है। पर मोटे मोटे अंदाजे के अनुसार आप, अगर आपको पता है कि 1 बीघा में हमारे 10 से 12 बोरी होती है ना, तो आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 12 हो रही है, मतलब लगभग इसको 4 से गुणा कर सकते हैं मोटे मोटे अंदाजे के तौर पर। बाकी कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि अपन कहते हैं कि ढूंढार क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, इनकी बीघा में काफी अंतर है। मतलब किसी में बड़ा है तो किसी में छोटा है। तो याद रखना कि 50 से 60 बोरी कितने में निकलती है? 1 हेक्टेयर जमीन। और असिंचित क्षेत्र में कम निकल जाएगी, कितनी बोलो? 15 से 20 क्विंटल। मतलब 15 से 20 क्विंटल हो जाती है। अब टन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 50 से 60 क्विंटल हो गया। अब टन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 टन। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टन में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें पता है कि क्विंटल मतलब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 50 इंटू क्या कर दूंगा? 100। क्या कर दूंगा? 100। कितना हो जाएगा बोलो? 5 और 3 जीरो, मतलब क्या हो जाएगा? ये 5000 किलोग्राम। अब इसको टन में कन्वर्ट करूंगा तो किसका भाग दे दूंगा? 1000 का। 3 जीरो काटूंगा तो कितना आ गया बोलो? 5 टन। मतलब सीधा सा इतना तो याद है ना। चल, असिंचित क्षेत्र में कितनी? 15 से 20 बोरी। फिर देखो कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो वो बाद में, पहले कीट ही देखो। ये दीमक एक बार बता देता हूं मैं, हालांकि बार बार कई जगह आएगा है, तो एक ही बार बता रहा हूं ताकि काम आ जाएगा। हालांकि एंटोमोलॉजी में आपने पढ़ लिया होगा, पर फिर भी समझ लो एक बार के लिए। दीमक, दीमक का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ओडेंटोटर्मस ओबेसस। और ऑनलाइन वालों को मैं ये बता देता हूँ कि लिखना नहीं है, इनका डाउनलोड का ऑप्शन मैंने आपको दिला रखा है। तो ये नोट्स है ना, आपको या तो अनाउंसमेंट में या कंटेंट के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन दिला रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो लिखने लिखने के चक्करों में मत लगना बस, है ना। ठीक है, चल। तो देखो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओडेंटो ओडेंटो टर्मस ओबेसस। ओडेंटोटर्मस ओबेसस ओबेसस। अब देखो ये जो दीमक होती है ना, इसे व्हाइट आंट मतलब सफेद चींटी भी कहते हैं। व्हाइट आंट, अंडे देने वाली मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंडे देने वाली मशीन। मशीन मशीन ऐसी है कि 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। मतलब तगड़ी काम है। पर सेकंड के हिसाब से एवरेज है ना। एवरेज निकालो तो क्या है? 1 सेकंड में क्या देती है? 1 अंडा। इसे कहते हैं सेलुलोज का शत्रु। क्या कहते हैं? सेलुलोज, सेलुलोज का शत्रु कहते हैं, शत्रु,
है ना, अंडे देने वाली मशीन है दीमक। टर्मिटिडी कुल की सदस्य है। कौन से कुल की है? टर्मिटिडी कुल की क्या होती है? सदस्य। क्या होती है कि इसकी जो आत्र होती है ना, आत्र, उसमें एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बोलो? प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का जो नाम है ना, उसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है बोलो? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। वो क्या करता है? ये सेलुलोज को खाता है। किसे खाता है बोलो? सेलुलोज। सेलुलोज का क्या करता है? ये पाचन करता है, इसको बड़ा पसंद है। और सेलुलोज किसके अंदर मिलता है? देखो, अगर आपसे पूछे तो ये लकड़ी के अंदर। किसके अंदर? लकड़ी के अंदर। या कह सकते कच्चे गोबर की खाद। कच्चे गोबर की खाद। गोबर की खाद को लिख देता हूं FIM। क्या लिख देता हूं? FIM, फार्म यार्ड मेन्यू। अगर आपने खेती करी है किसी भी फसल की और आपने खेत के अंदर डाल दिया है कच्चे गोबर की खाद, तो वहां पर 101% क्या लगने वाला है? दीमक। क्योंकि दीमक क्या करता है? दीमक जो करता है वह सेलुलोज को खाता है, बड़ा पसंद है। गांव में जैसे पुरानी लकड़ी है, पुराने मतलब अपने खाट वाट चारपाई रहती है ना, उनमें दीमक घुसता है आराम से, मस्त है ना। जैसे कोई तना वना हो गया, उनमें घुसेगा और पूरे के पूरे को क्या कर देगा? खोखला। ये क्या कर देता है? खोखला कर देता है, खोखला, है ना। और ये पूरी की पूरी क्या है? सोशल इंसेक्ट है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक कीट है। क्या है ये? सामाजिक कीट। सामाजिक कीट है मतलब ये पूरा परिवार रखता है, मतलब दीमक आराम से। एक रानी होगी, रानी खूब बड़ी होती है, लगभग यूं कहते हैं कि 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है इसकी रानी। दीमक की रानी का देखो फोटो बताता हूँ मैं आपको। दीमक कितने छोटे छोटे होते हैं। उदय कहते हैं, उदय हमारे गाँव में। तुम्हारे क्या कहते हैं? उदय कहते हैं क्या? उदय लग गई ऐसा लग। यार ये गूगल कहाँ चलेगा इसका? गूगल, अरे गूगल नहीं चलता है यार इसमें। ये गूगल चल रहा है पर इसमें बावड़ा बना रहा है गूगल। गूगल चलेगा तभी फोटो देखेंगे। गूगल इंडिया, इंडिया वाला ही चला दे। हाँ अब चलो। फिर है टर्माइट। टर्माइट क्वीन। टर्माइट क्वीन देखो, उसकी लेंथ देखोगे ना, खूब लंबी हो जाती है। मतलब सारे दीमक एक तरफ, सारे दीमक एक तरफ, ये सारी उदय एक तरफ। देखो सारी के सारी ये रानी है, क्योंकि अंडे एवरेज ही 1 सेकंड में एक अंडा है, तो कहां से निकलेगा? तो इतनी बड़ी है। सारे दीमक एक तरफ और ये रानी एक तरफ, इसीलिए से सोशल इंसेक्ट। मधुमक्खी भी सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है। परिवार के साथ जो भी रहती है ना, ये वो बनाती है, क्या नाम है, बामलिया बनाती है हमारी तरफ कहते हैं। चलो कोई बात नहीं। और इसका जो कंट्रोल करते हैं ना, वो क्लोरोफाइरिफोस वगैरह, क्लोरोफाइरिफोस वगैरह ऐसे डाल देते हैं। इसके द्वारा क्या कर देते हैं? कीटनाशी दवाइयां। तो याद रखना कि कहाँ गया दिमाग। दिमाग देखो, बताओ वैज्ञानिक नाम क्या है बोलो? ओडेंटोटर्मस ऑब्वियस। मुख्य खाना क्या है बोलो? और सेलुलोज का पाचन है ट्राइकोनिम्फा। क्या है ये? सूक्ष्म जीव मतलब प्रोटोजोआ, है ना, जो दीमक की कहाँ पाया जाता है बोलो? आंत्र में। और दीमक का प्रकोप सर्वाधिक कहाँ होता है? रेतीली मृदाओं या फिर शुष्क क्षेत्रों। कारण ये है क्योंकि इसको वो बनानी पड़ती है, मतलब जमीन के अंदर क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं। अपना घर बनाते हैं तो जो चिकनी मिट्टी या फिर अपन कह सकते हैं काली मृदाओं में तो मिट्टी पास पास में होती है, तो उसमें तो नहीं होती, पर रेतीली मृदाओं और सूखी मृदाओं में अच्छा खासा। फिर देखो आगे कहाँ गया कि पौधों की उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है इसमें? लिग्निन की मात्रा, जैसे सागवान वगैरह, जिसके कारण ये लगता है। फिर देखो अगला कीट है खपरा भ्रंग, खपरा बीटल जिसे कहते हैं। और खपरा बीटल का नाम बता दो कोई मुझे। हमारे वो अपने गेहूं वगैरह में दंदुरिया लगते हैं ना, दंदुरे बाद में साफ करते हैं, वो बताओ। ट्रोकोडर्मा ग्रेगेरिया, बिल्कुल। तो यही होता है। तो इसके लिए वो सेल्फोस की गोलियां लगते हैं, छोटी छोटी सी। क्या करते हैं? अपने घर में मतलब स्टोर कर रहे हैं, माना कि एक खोटी के अंदर अपने स्टोर कर रहे हैं, तो सेल्फोस की छोटी छोटी सी गोलियां आती है, उसमें फास्पिन गैस निकलती है। फास्पिन लगभग 1 से 3 ग्राम कुछ ऐसे निकलती है। उसको कपड़े के अंदर बांधेंगे और उसमें क्या रख देंगे? वहां पर रख देंगे, ताकि वो गैस निकलेगी, ताकि क्या नहीं लगेगा? खपरा बीटल। खपरा बीटल नहीं लगेगा। एक एक गुजिया भी विल सिर्फ नाम याद रखना। चूहे के लिए सबसे बढ़िया दवाई याद रखना, वो होती है एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिसे सेल्फोस कहते हैं, और एक है जिंक फास्फाइड। और याद रखना, चूहा नियंत्रण के लिए जो दवाइयां डालते हैं उसे कहते हैं रोडेंटिसाइड। क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड। रोडेंट का मतलब होता है चूहा, रोडेंट का मतलब होता है चूहा। क्योंकि जब कीट के लिए कोई दवाई डालते हैं ना, तो उसे कहते हैं इंसेक्टिसाइड। कीट के लिए डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं बोलो? इंसेक्टिसाइड। और कवक के लिए कोई दवाई डालते हैं तो उसे कहते हैं फंजीसाइड। क्या कहते हैं? फंजीसाइड।
है ना। और अपने बैक्टीरिया के लिए, जीवाणु के लिए डालते हैं तो उसे कहते हैं क्या, बैक्टीरिसाइड। क्या कहते हैं, बैक्टीरिसाइड कहते हैं। और खरपतवार के लिए डालते ना, खरपतवार के लिए डालते तो इसे कहते हैं वीडीसाइड। क्या कहते हैं, वीडीसाइड कहते हैं। मकड़ी के लिए डालते तो अरेकीसाइड। क्या कहते हैं, मकड़ी के लिए, मकड़ी के लिए डालते तो उसे कहते हैं अरेकीसाइड, अरेकीसाइड। और चूहे के लिए डालते ना, चूहा के लिए, तो उसे कहते हैं रोडेंटिसाइड। क्या कहते हैं, रोडेंटिसाइड। ये साइड का मतलब होता है नासी, नाश करना। साइड का मतलब क्या होता है, नाश करना। और आगे की चीज का तो इंसेक्ट मतलब कीट, और फंगस मतलब कवक, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वीड मतलब खरपतवार, अरेकी मतलब मकड़ी, रोडेंटी मतलब चूहा। तो ये कुछ कॉमन चीजें। पर कभी भी आपने ऐसी वायरीसाइड का नाम नहीं सुना होगा। वायरीसाइड का नाम नहीं सुना क्योंकि वायरस को कभी कोई दुनिया में मार ही नहीं सकता, याद रखना। कारण ये है क्योंकि वायरस जो है ना, वायरस वायरस क्या बहुत छोटा होता है बहुत बढ़िया। वो निर्जीव के मध्य की हो जो कड़ी है वायरस। अगर वो निर्जीव चीज पे है ना तो खुद मरा हुआ है। कोरोना वायरस को क्या मारा थोड़ी हमने, नहीं। वो क्या करता है, अगर वायरस यहाँ फैला हुआ है ना, तो ये वायरस यहाँ मरा हुआ है। परंतु कोई मक्खी गई, उसके शरीर में आ गया तो वो सजीव हो गया। फिर मक्खी मेरे पास आई, फिर वो मेरे पे छोड़ गई, तब भी वो सजीव हो गया। बाकी अगर निर्जीव चीज, वायरस फैलता है, कभी खुद फैलता है क्या, नहीं। जहां जहां पर वायरस की बीमारियां आती है ना, तब तक उसका वाहक आता है। हो सकता है वो वाहक, हो सकता है वो वायु के द्वारा फैल जाए, हो सकता है कीट के द्वारा फैल जाए, हो सकता है कोई जीवों के द्वारा फैल जाए। जैसे कोरोना में अपने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति ना जाए, या फिर क्वारंटाइन कर दो, संगरोध कर दो। ये क्वारंटाइन शब्द पहली बार कोरोना में तो हमने सुना था, पहले थोड़ी पता था कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। जबकि ये तो अपने डिप्पा एक्ट 1914 में आया था ना, उसके बाद से ये जितने भी मतलब विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं ना, वहां पे क्वारंटाइन होती चीजें। अपने को ये पता नहीं है हालांकि। चल, हाँ बाबा जी बता के गए 2 साल 2 साल। अब बाबा जी का तो कुछ नहीं कर सकते भाई, बाबा टिल्लू राम का तो। चल, फिर देखो आगे रोग, रोग बड़े रोली। और रोली आती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की बोलो, 3 प्रकार की। सबसे ज्यादा बुरी रोली का नुकसान पहुंचता है किसके द्वारा बोलो, सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक नुकसानदायक कौन सी है बोलो, तो वो आती है बुरी रोली। रोली कवक से होती है। किससे होती है, कवक से। तीनों कवक है। पहली है काली रोली, ब्लैक रस्ट, या फिर इसे कहते हैं स्टेम रस्ट। बताओ ये किसके द्वारा होती है, तो वह होती है पक्सीनिया टिट्रिसाइड। बताओ काली रोली किसके कारण होता है, पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या होगा इससे, काली रोली। या फिर ब्लैक रस्ट, कौन सी है बताओ, ब्लैक रस्ट का कारण क्या है, पक्सीनिया टिट्रिसाइड। दूसरे नंबर पे है पीली। पीली का ये नाम याद रखना, स्पाइड, या फिर इसको कहते हैं स्ट्राइप। क्या कहते हैं, स्ट्राइप मतलब धारीदार। क्या कहते हैं, धारीदार रोली, या फिर कहते हैं पीली रोली। इसका कारण जो होता है वो होता है पक्सीनिया स्ट्राइपी फॉर्मिस, क्योंकि स्ट्राइप कहते हैं तो स्ट्राइपी फॉर्मिस। एक है भूरी, भूरी का मतलब है ब्राउन रस्ट, या फिर इसे कहते हैं लीफ रस्ट, क्योंकि पत्तियां अक्सर भूरी पड़ जाती है। पत्तियां अक्सर क्या पड़ जाती है, भूरी। जबकि तना अक्सर क्या पड़ जाता है, काला। तना अक्सर क्या पड़ जाता है, काला। अन्य नाम ऐसे याद रखना, पत्तियां तो क्या पड़ेगी, भूरी। तो मतलब अपने को याद रखेगा कि जो क्या नाम है, लीफ मतलब पत्ती रस्ट किसे कहते हैं, तो भूरी वाली को क्या कहते हैं, पत्ती रस्ट कहते हैं। और तना अक्सर क्या पड़ता है, काला। तो ब्लैक रस्ट का अन्य नाम क्या है बोलो, स्टेम रस्ट। और ये याद रहेगा, ये तो स्ट्राइप, क्योंकि स्ट्राइपी फॉर्म में इसका वैज्ञानिक नाम आ जाता है। फिर देखो भूरी रोली को याद रखोगे, वह कहां गई, पक्सीनिया रिकोंडाटा। तो ऐसे याद रखोगे, देखो मैं बताता हूँ, गांव में एक आधी छोरी रहती है, उसको गांव में भूरी भूरी, जैसे गांव में एक तो काला रहता है हमेशा, एक भूरा रहता है, एक छोरी रहती है भूरी। अक्सर कहते हैं ना, तो भूरी मतलब कहीं ना कहीं जाती है, मतलब भूरी कौन डटा है, ऐसे याद रखना कि भूरी कभी भी घर में नहीं डरती, डरती मतलब रुकती नहीं है। तो भूरी कौन डटा, कौन डटा मतलब याद हो जाएगा रिकोन डाटा। क्या याद हो जाएगा, रिकोन डाटा। तो पक्सीनिया रिकोन डाटा किसका है बोलो, भूरी रोली। स्ट्राइप याद होगा तो स्ट्राइपी फॉर्मिस, क्या याद हो जाएगा, पक्सीनिया स्ट्राइपी फॉर्मिस। एक याद रख लेना आप, पक्सीनिया टिट्रिसाइड। टिट्रिकम एस्टिमम है ना, इसलिए इसको क्या कहा, टिट्रिसाइड। क्योंकि टिट्रिकम एस्टिमम गेहूं के अंदर जो लगती है वह क्या कहलाती है, टिट्रिसाइड। तो बताओ ब्लैक रस्ट किसके कारण होती है बोलो, पक्सीनिया
और पीली येलो रस्ट किसके कारण बोलो, पक्सिनिया स्ट्राइगोफोन। और ब्राउन रस्ट किसके कारण बोलो, पक्सिनिया। भारत के लिए इंपोर्टेंट कौन है, तो भारत में पाई जाती है भूरी, तो और तो विदेशों में तो होती नहीं है भूरी, है ना। तो भारत में इंपोर्टेंट कौन है बोलो, भूरी रोली, याद रखना, बड़ी इंपोर्टेंट। अब देखो भूरी तो विदेशों में है, पर वो वाली भूरी नहीं कह रहा मैं तेरी, जो तू समझ रहा है ना, वो वाली भूरी रहने दे अभी। चल तो भावना में गया, कोई बात नहीं। अब ये काली जो रोली होती है ब्लैक रस्ट, इसमें किलर रोग भी कहते थे इसको, क्योंकि ये खत्म कर देती है लगभग तना खत्म। तने के अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जल को ले जाता है, और फ्लोएम खाने को ले जाता है। तो जब वो 7 उत्तक जो होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, खत्म होने के बाद न तो तना डंका रहता है, तो इसे किलर रोग, लगभग मतलब पौधा क्या हो जाता है, खत्म। तो इसे क्या कहेंगे, किलर रोग। फिर देखो पीली, वो काली है, काली का सिर्फ नॉर्मली याद रख लेना, काली के बाद कहाँ गया, पीली। पीली को देखो एक गेरुई, क्योंकि वो गेरुआ रंग अक्सर अपन कहते हैं ना, तो ये याद रख लेना, पीली को गेरुआ रंग। और भूरी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि भारत के लिए सर्वाधिक हानिकारक कौन सी बोलो, भूरी, और इसका नाम क्या है, पक्सिनिया रिकोंडाटा। लर्मा रोजा जो किस्म है, वह तीनों रोलियों के प्रति क्या है बोलो, अच्छी खासी प्रतिरोधी, बड़ा इंपोर्टेंट। स्टार मार्क कर लो अपनी कॉपी में कि लर्मा रोजा जो किस्म है, उसके अंदर कोई सा भी रस्ट रोग नहीं लगेगा, कोई सा भी रस्ट रोग नहीं लगेगा, लर्मा रोजा। नाम में शब्द कितने, 3 है, लर्मा मतलब तीनों की तीनों नहीं लगेगा, याद रखना। फिर देखो गेरुआ रोग के लिए प्रतिरोधी, सल्फर डस्ट का प्रयोग रोली रोग के लिए किया जाता है, और युगांडा 99 मतलब यूजी 99 जीन डस्ट के प्रति प्रतिरोधी है। स्टार्टिंग की वो टेबल उठाना, वहां पे मैंने ऑलरेडी ये जीन सारे लिखे हुए। अब देखो इसकी कंट्रोल के लिए तो एक ही चीज मैंने आपको बता रखी है, वीके ने आरपी की गेंदों पर क्या मारे बोलो, छक्के मारे। याद है क्या, वो एक ही दवाई, उसी से याद होगी सारे के सारे। वीके ने क्या मारे बोलो, आरपी की गेंदों पर क्या मारे बोलो, छक्के मारे। याद है क्या वो आपको। चल अब देखो वी का मतलब क्या होता है, विटावेक्स। विराट कोहली क्या, विटावेक्स। विटावेक्स कौन सा रोकता है, ये कंडवा रोकता, और कंडवा रोग को कहते हैं स्मट। क्या कहते हैं बोलो, स्मट, अंग्रेजी नाम। आर का मतलब होता है क्या बोलो, रस्ट। रस्ट का मतलब होता है रोली रोग, और पी का मतलब क्या थी बोलो, प्लांटा वैक्स। ये दवाई है प्लांटा वैक्स। छक्के से याद रखना है छाछा। क्या याद रखना है, छाछा। छाछा को कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सी दवाई थी बोलो, केराथिन। और म से याद रखना है मृदु रोमिल, और मृदु रोमिल आसिता को क्या कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। और दवाई कौन सी थी बोलो, रिडोमिल। अब देखो ये है रोली, क्या है, रोली। चारों की चारों कैसे होंगे बोलो, कवक। किससे होंगे, कवक से। और कवक के लिए जो दवाई डालेंगे, सेल गया इसका, कवक के लिए जो दवाई डालेंगे, थोड़े आगे आ जाओ, देखिए आ जाओगे क्या, आवाज आ जाएगी। चल जोर जोर से बोलेंगे तो कल की क्लास से छुट्टी हो जाएगी। कल 15 अगस्त है, हालांकि कोई बात नहीं, चलो इसको लगा देते हैं, एक तो लगा ही देते हैं, अच्छा लगता है। तो सुबह से शाम तक तो वो तो माइक डिस्चार्ज हो गया। अब देखो ये जो है अपने रोली, ये प्लांटावेक्स जो है ना, प्लांटावेक्स का जब इंग्रेडिएंट देखते हैं ना कि इसके अंदर क्या होते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जिसका नाम है सल्फर। क्या पाया जाता है, सल्फर। क्योंकि सल्फर को यूं कहते हैं कि सभी में पाया जाता है, हालांकि सल्फर को यूं कहते हैं कि कवक के प्रति मतलब अच्छा खासा कवक नाशी का काम करता है। ये सल्फर की मतलब प्रॉपर्टी है, सल्फर की प्रॉपर्टी है कि सल्फर कॉपर ये कुछ चीजें हैं ना, ऐसे पोषक तत्व क्या करते हैं कि कवक नाशी का काम करते हैं। तो इनके अंदर अपने को पता है दवाइयां जो बनी होगी उसमें भी डला होगा, तो इसीलिए कहते हैं कि सल्फर। और सल्फर को कहते हैं गंधक। क्या कहते हैं, गंधक। आपने को सर ने पढ़ाया होगा कि गंधक जो होता है ना, खूब सारी प्रॉपर्टी होता है, जैसे SMSTET सर ने बताया होगा कि सल्फर सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। सल्फर जो होता है ना वो TET का मतलब होता है तीक्ष्ण गंध। टी का मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण गंध। ई का मतलब इथाइलिन का निर्माण करता है। टी का मतलब तेल की मात्रा बढ़ाता है। हमेशा आपको सर ने बताया होगा कि जो तिलहनी फसल है ना, उसमें सल्फर डालना चाहिए 25 किलोग्राम, ताकि काम में आता है, क्योंकि तेल की मात्रा काफी अच्छी रहेगी। तीक्ष्ण गंध, जैसे मैं कहूं कि सिनी ग्रीन वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं जैसे
प्याज जो होता है उसमें पाया जाता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर उसके अंदर भी आता है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड लहसुन के अंदर है, सिनी ग्रीन वगैरह आ जाता है ना। और कोल क्रॉप्स मतलब गोभी वर्गीय फसलों में खुशबू या फिर मूली के अंदर खुशबू, वो सारी खुशबू ये सल्फर के कारण। तो तीक्ष्ण गंध आने का कारण ये है। इथाइलिन का निर्माण कौन करता है? तो सल्फर करता है। तेल की मात्रा कौन बढ़ाता है? सल्फर बढ़ाता है। इसी प्रकार याद रखना सल्फर के अंदर एक लक्षण एक गुण और पाया जाता है, वह क्या पाया जाता है? कवकनासिका। काय का पाया जाता है? कवकनासिका। तो याद रखोगे कि रोली के लिए कौन सा पाउडर अच्छा रहेगा? गंधक का पाउडर या फिर सल्फर पाउडर। ये देखो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देखो, भारतीय रोली का पितामह याद ही रखना है मेरे भाई, ये है डॉक्टर केसी मेहता। कौन है? बोलो, डॉक्टर केसी मेहता। याद रखना है तो कि भारतीय रोली का पितामह कौन है? डॉक्टर केसी मेहता। फिर देखो अनावर्त कंडवा रोग, ये आ गया स्मट। स्मट को याद रखना, अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। क्या होता है? बोलो, अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। न्यूडा टिट्रिसाई, न्यूडा टिट्रिसाई। बताओ क्या है? बोलो, अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। बताओ स्मट, लूज स्मट किसके कारण होता है? अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। एक बार बोलो आप लोग, क्योंकि मैं तो कम बोल पाऊंगा। अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई, ये क्या है? तो ये एक प्रकार की कवक है। क्या है? कवक है। क्योंकि एक कंसेप्ट तो मैंने आपका यहीं पर क्लियर कर दिया कि चारों की चारों रोग कवक के कारण होते हैं। सिर्फ एक आधा अपवाद है, जैसे जैसे आम का लाल रोली पूछ ले। क्या पूछे? आम का लाल रोली पूछ ले तो वो होता है सेवाल के कारण। किसके कारण होता है? सेवाल के कारण। पर दुनिया भर के ज्यादातर, दुनिया भर के ये चारों रोग पूछ ले, चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू हो, चाहे वो डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे वो रस्ट हो, चाहे वो स्मट हो, चारों के चारों 99% किससे होते हैं? कवक से। कवक मतलब फफूंद मतलब फंगस, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? फंजाई। जो भी कह सकते हैं, वो सारे नाम एक ही है दुनिया के। ये अपवाद है कि आम का लाल रोली जो होता है वह किससे होता है? सेवाल मतलब एल्गी से होता है। चारों के लिए दवाई हो गई, चारों में सल्फर पाया जाता है, ये याद रखना। तो कवक का नाम क्या बताओगे? बोलो, लूज स्मट के लिए अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। फिर देखो, यह एक अंतः बीजीय रोग है। मतलब ये अपन बीजोपचार अगर नहीं करे और बीज की बुआई कर दे तो 101% ये आने वाली पीढ़ी मतलब आने वाले जो गेहूं उगेंगे ना, उसमें ये रोग 100% होगा। इसीलिए तो हम बीजोपचार करते, और बीजोपचार करने की विधि का नाम याद रखना, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। क्या है? बोलो, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। FIR का मतलब क्या होता है? फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। तो फंजीसाइड डालेंगे, मतलब फंजीसाइड इसी के लिए डालते, और फंजीसाइड का नाम बता रहा हूं, थायरम, केप्टान, है ना, और बाविस्टीन। ये डालते लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से। याद रखना, फंजीसाइड के नाम क्या है? थायरम, केप्टान, बाविस्टीन। ये डालते 2 से 3 ग्राम 1 किलो सीड के लिए, है ना। और इंसेक्टिसाइड के लिए अपन स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह, ये जो दवाइयां होती है जिसके पीछे सीन शब्द लग जाता है ना, क्या लग जाता है? सीन। वो अक्सर जीवाणुनाशी होती है, वो अक्सर क्या होती है? जीवाणुनाशी। और राइजोबियम तो आपको पता है कि राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम में आता है, जैसे राइजोबियम मेलिलोटी, है ना, राइजोबियम। और कई सारे होते हैं, जैसे लेग्यूमिनोस्फेरम होता है लेग्यूम के लिए, है ना। और वो राइजोबियम क्या नाम होता है? अपने सोयाबीन वगैरह के लिए होता है, जेपोनिकम वगैरह, है ना। रिचका के लिए अलग होता है, रमेश, जिसमें रिचका, मेथी, सेंजी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो वो राइजोबियम इस प्रकार से करते हो। गुड़ लगाते हैं अपन, गुड़ में फिर उपचारित करते हैं, वो अलग विधि है, सर ने बताया होगा। एक है ईयर कोकल, एक है टुंड्रू रोग। देखो यार, एक स्पीकर ला सकते हो क्या? मैं लाता हूँ ना, क्योंकि मजा नहीं आएगा फिर। राइजोबियम का क्या करते हैं? जैसे गुड़ का घोल बनाते, बीजों को डालते, ताकि वो राइजोबियम उसके अंदर चिपक जाता है, ताकि वो क्या करे, जब भी बुआई वगैरह करते हैं ना, ताकि बुआई जब भी करते हैं तो वो आराम से क्या करता है? मृदा का मतलब वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो वाला। हाँ यार, डन डन, डन डन। उन्हीं की सीट पे रखना पड़ेगा।
डन। तरीके से करते हैं उसमें, इतना थोड़ी डालते हैं कि सारा का सारा गुड़ ही डाल दो। आपको बीच पढ़ा दिया क्या? बीच बीच नहीं पढ़ाया? पढ़ाएंगे जब बता देंगे सब। बाकी नहीं होगा तो मैं पूरा कोई शॉर्ट वीडियो हो तो वो वीडियो वगैरह कल देख लूंगा। 30 सेकंड का, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। 30 सेकंड का कोई वीडियो होगा ना तो उसमें पूरी प्रोसेस है ना वो बीजोपचार वाली वो बता देंगे। बाकी अभी लास्ट में जाते जाते बता देना मुझे, हो सकता है देख लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, है ना। चल फिर देखो, एक होता है ईयर कोकल, एक होता है टुंड्रू। एक होता है क्या? ईयर कोकल, ईयर कोकल। और एक होता है टुंड्रू, टुंड्रू, टुंड्रू। एक याद रखना एट और एक याद रखना केट। क्या याद रखना? केट और एक याद रखना एट। एट मतलब होता है खाना और केट मतलब होती है बिल्ली, है ना। तो ई का मतलब याद रखना एंग्विना, एंग्विना टिट्रिसाई, टिट्रिसाई, है ना। और कोरिनोबैक्टर, सी का मतलब याद रखना कोरिनो बैक्टर, बैक्टर, है ना। और ए का मतलब याद रखना एंग्विना, एंग्विना टिट्रिसाई, टिट्रिसाई, टिट्रिसाई। ये देखो दो चीजें यहाँ कहा गया, एक तो एंग्विना टिट्रिसाई और एक क्या है क्लेवी बैक्टर या कोरिनो बैक्टर, निमेटोड और क्या है बैक्टीरिया। तो याद रखना कहा गया ये वाली जो चीज है ये क्या है जीवाणु, और ये वाली जो चीज है ये क्या है, एक तो कोरिनोबैक्टर या क्लेवी बैक्टर, क्लेवी बैक्टर, क्लेवी बैक्टर। ये है निमेटोड मतलब सूत्रकर्मी, सूत्रकर्मी। और ये वाला जो है वह क्या है जीवाणु, बैक्टीरिया। एक ही प्रश्न पूछते हैं और एक ही प्रश्न आपको एट और केट से याद होगा। एक ही प्रश्न पूछेगा, ज्यादा माता बच्ची नहीं होगी। यू पूछेगा कि बताओ गेहूं के अंदर ईयर कोकल डिजीज किसके कारण लगता है, और ऑप्शन में पहला देगा वो क्लेवी वेक्टर और एंग्विना टिट्रिसाई। क्लेवी वेक्टर क्या है? एक निमेटोड या सूत्रकर्मी, और एंग्विना टिट्रिसाई क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। नहीं, नहीं हुआ। देखो एंग्विना टिट्रिसाई, निमेटोड और क्लेवी वेक्टर। कहाँ गया, क्या गया? एंग्विना टिट्रिसाई कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, देखो टी का मतलब एक तो दो, केट अपने क्या लिखा सी ए टी। सी का मतलब देखो क्लेवी वेक्टर, सी का मतलब क्लेवी वेक्टर। ए का मतलब होता है एंग्विना टिट्रिसाई ए टी, और टी का मतलब जस्ट होता है क्या? टुंड्रू रोग। क्या उल्टा हो गया बताओ? टी का, हाँ हाँ ये चीज उल्टी पुल्टी हो गई क्या? हाँ एंग्विना टिट्रिसाई क्या हो गया? एक निमेटोड, और ये क्या हो गया? एक जीवाणु। इसकी कह रहे हो क्या? नहीं और तो नहीं हुआ। ये एंग्विना टिट्रिसाई हो गया एक प्रकार का निमेटोड, निमेटोड। चल, और ये हो गया एक प्रकार का क्या? निमेटोड, निमेटोड। चल, दो प्रश्न पूछते हैं देखो एट और केट से याद रखना है। क्या याद रखना है? एट और केट से। सीधा सा याद रखना केट, एट भी याद मत रखना। क्या याद रखोगे? केट। सी का मतलब याद रखोगे क्लेवी वेक्टर। क्या याद रखोगे? क्लेवी वेक्टर। मुख्यतः कभी कभी कोरिनो वेक्टर नाम भी ऐसे आ जाता है, क्लेवी वेक्टर। अब वेक्टर मतलब ये बैक्टीरिया, वेक्टर मतलब ये बैक्टीरिया, है ना। तो यहां लिख देता हूं जीवाणु। वेक्टर मतलब बैक्टीरिया। चलो अब देखो ये वेक्टर मतलब बैक्टीरिया है, क्लेवी वेक्टर नामक एक जीवाणु है, और एक क्या है बोलो? एंग्विना टिट्रिसाई। ये क्या है? एक मूल गार्ड मतलब जो सूत्रकर्मी होते हैं ना निमेटोड, जो जड़ों के अंदर लगते हैं। तो सीधा सा पूछे कि टुंड्रू रोग का कारण क्या है, तो एक तो बैक्टीरिया और एक क्या है? निमेटोड। परंतु पूछे कि ईयर कोकल का कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ निमेटोड, सिर्फ और सिर्फ क्या है? निमेटोड। दोनों चीजें याद रखनी है, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो देखो कहां गया अपना ईयर कोकल, निमेटोड के कारण होता है। एंग्विना टिट्रिसाई ईयर कोकल से बचाव के लिए क्या करते हैं? तो बीजोपचार करते हैं। लगभग 15 से 20% क्या करते हैं? नमक के घोल में क्या कर देना चाहिए? अपने बीजों को डाल देना चाहिए, फिर बीज की बुआई करनी चाहिए। फिर देखो टुंड्रू रोग एंग्विना टिट्रिसाई और क्लेवी बैक्टर नामक निमेटोड और बैक्टीरिया के कारण, बैक्टर आ रहा है तो बैक्टीरिया वैसे हो जाएगा, है ना। और एक करनाल बंट, करनाल बंट का देखो मैं बताता हूं क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मित्रा। क्या था? मित्रा। उसके गेहूं की खेत में क्या हुआ कि जब भी वो गेहूं की खेत में जाता था ना, तब वहां पर एक मतलब सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती थी। क्या आती थी? सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती थी। जब उसने जाकर देखा तो उसके जो मतलब
पूरा पौधे के आसपास है ना, मतलब एकदम सड़न से उत्पन्न हो रखी थी, सड़न सी, और वो एक कवक के कारण हो रखी थी जिसका नाम था निवोसिया इंडिका। क्या नाम था बोलो? निवोसिया इंडिका। तो याद रखना, एक कवक के कारण उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या था बोलो? निवोसिया इंडिका। व्यक्ति का नाम था मित्रा। क्या नाम था बोलो? मित्रा। तो देखो, मित्रा ने 1930 में हरियाणा में क्या खोजा? करनाल बन। करनाल इसलिए रखा क्योंकि ये करनाल हरियाणा में एक जगह पड़ती है जहां पर अपन ने कल नहीं पढ़ा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जिसको अपन ने क्या कहा था बताओ? BWR, है ना, वो BWBR ऐसे कहा था, जो कि अभी क्या कहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। सबसे ज्यादा अभी ये कहते हैं। सिमिट मैक्सिको में है, ये भी पता होगा। और एक CSS सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहा है? करनाल में। NDRI, ये भी कहा है? करनाल। तो ये करनाल हरियाणा के अंदर मित्रा नाम के व्यक्ति ने लगभग 1930 के आसपास निवोसिया इंडिका के कारण एक रोग खोजा जिसका नाम क्या था बोलो? करनाल बन। इसमें क्या होता है? मछली जैसी, सड़ी हुई मछली जैसी बास आती है, बदबू आती है। तो देखो, सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि गेहूं का ऐसी कौन सा रोग है जिसके अंदर सड़ी हुई, मतलब सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, उसका नाम क्या है? करनाल बन। और इसका कारण पूछेगा, यही याद रखना, कारण जो होता है वह ट्राइमिथाइल एमाइड। किसके कारण होती है बोलो? ट्राइमिथाइल एमाइड। सबसे ज्यादा बदबू आती है, एक ही प्रश्न बनता है, उसका नाम क्या है? ट्राइमिथाइल एमाइड। कि सड़ी हुई मछली की दुर्गंध का कारण क्या है? तो ट्राइमिथाइल एमाइड। कौन से रोग में होती है? करनाल बंट में। किसने खोजा था? मित्रा ने। कहां खोजा? करनाल में। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। कब खोजा है तो नहीं पूछेगा, 1930 में। कौन सी बदबू आती है बोलो? सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है। चल, गेहूं का कैंसर भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं बोलो? गेहूं का कैंसर भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। और कृषक अवस्था होती है, हालांकि ये काम का नहीं है, कृषक अवस्था चावल में इंपोर्टेंट है। फिर देखो नेक्स्ट जो आते हैं ये रोग, गेहूं की गुणवत्ता में कमी लाता है, आयात और निर्यात में समस्या पैदा करता है, ये तो नॉर्मली याद रख लेना। रोग रोधी कुछ किस्में हैं, आयात निर्यात में पैदा इसलिए दिक्कत करता है कि सड़े हुए गेहूं को कोई भी खरीदना और बेचना नहीं चाहेगा क्योंकि बदबू आती है उसमें। तो वैसे तो ये तो अपन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा। मुख्यतः याद रखना निवोसिया इंडिका। क्या याद रखोगे? निवोसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका क्या होता है? करनाल बंट। क्या होता है? करनाल बंट। टुंड्रू रोग अगर मैं पूछूंगा तो CAT, सी का मतलब क्लेवी वेक्टर, वेक्टर मतलब बैक्टीरिया, वेक्टर मतलब बैक्टीरिया, और AT का मतलब एंगुइना टिट्रिसाई, क्या है? निमेटोड। जब टुंड्रू याद हो गया तो ईयर कोकल क्या याद हो जाएगा? कि ईयर कोकल सिर्फ बैक्टीरिया से होगा, वो सिर्फ निमेटोड से होगा जिसका नाम है एंगुइना टिट्रिसाई। क्या होगा? सिर्फ एंगुइना टिट्रिसाई। दीमक का वैज्ञानिक नाम होता है ओडेंटोडर्मस ओबेसस। क्या होता है? ओडेंटोडर्मस ओबेसस। और अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई के कारण होता है लूज स्मट। अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई के कारण क्या होता है? लूज स्मट। और ये स्मट हो गया, रस्ट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, सब काय के कारण होता है? कवक के कारण। आम का लाल रोली किसके कारण? शैवाल के कारण। अच्छा, फिर देखो कुछ रोग रोधी किस्में जैसे HD 2428, PB पंजाब वीट 435, राजस्थान 3765 तथा विटावेक्स। विटावेक्स ये दवाई है जो ये याद करा चुका हूं, ये वाली दवाई है विटावेक्स, जो कि कहां पर याद होगी आपको? यहां पर, है ना। चलो, फिर देखो ये गेहूं का फ्लैग स्मट कंडवा रोग होता है जो कि यूरोसाइटिस एग्रोपाइली। क्या होता है बोलो? यूरोसाइटिस एग्रोपाइली। बताओ कौन सा है? यूरोसाइटिस एग्रोपाइली। यूरोसाइटिस एग्रोपाइली, हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है, काम ज्यादा काम का नहीं है, तो याद रखना फ्लैग स्मट किसके कारण होता है? यूरोसाइटिस एग्रोपाइली। ये भी कवक है, इसके लिए एग्रोसन GN और सेरसन ये कवकनाशी दवाई है जिसके द्वारा क्या करते हैं? बीजोपचार थायरम कैप्टान से भी कर सकते हैं, थायरम और कैप्टान से भी कर सकते। अन्य बिंदु जैसे गेहूं की उत्परिवर्तित किस्म पूछे तो एक तो है बोलो कौन सी? सरबती सोनारा। एक है कौन सी? पूसा लर्म। एक बड़ा इंपोर्टेंट लर्मा रोजा जो है वह तीनों रोली के प्रति क्या है? प्रतिरोधी। और एक अपनी क्या नाम? SD 2009 अर्जुन। अर्जुन किसके प्रति संवेदनशील? 2,4-D। गेहूं की डबल डॉर्फ प्रजाति की बुआई उपयुक्त है तो कल ही पढ़ लिया था कि 4 सेंटीमीटर, ट्रिपल वाली की 4 से कम, डबल वाली की 4 सेंटीमीटर, ट्रिपल वाली की 4 से कम। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखो ये तो पढ़ लेते हैं कि गेहूं की ट्रिपल वाली के लिए क्या है बोलो? 4 से कम, कम ही आ गया था। सिंचित समय
तथा समय से बुआई के लिए यूपी 338, 368, 2003 और राजस्थान की होती है राज 911, 1555, लोकवन, मालव शक्ति, सोनालिका, कल्याण सोना, WH 147, SD 2204 और 2281, 2329, 2428, SD 2167 और 2367। वैसे तो देखो मतलब अनाज वाली फसलों के अंदर या फिर एग्रोनॉमी के अंदर किस्मों को याद करना ज्यादा माथापच्ची नहीं है। कुछ मैं बता दूंगा आपको, एक छोटा सा मतलब नॉर्मली बताऊंगा, एक दिन लिखा दूंगा कि SD शब्द आते हैं, राज शब्द आते हैं, है ना, या CWC आते हैं, जो भी है CSH ऐसे आते हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि ज्यादा माथापच्ची मत करना। सबसे ज्यादा तो दिक्कत आती है हॉर्टिकल्चर की किस्मों में, उसमें तो पता ही नहीं चलता अर्का कहाँ लगेगा, पूसा कहाँ लगेगा, क्या पंत कहाँ लगेगा, अल्टप्पे में चलती है कि यही दिक्कत है। इनकी किस्मों में ज्यादा माथापच्ची मत करना, ज्यादा माथापच्ची मत करना। 2-3 ही याद रखना कि एक तो याद रखेंगे खारचिया 65, है ना, लूनीश्री अपने उधर चावल की होती है, इधर खारचिया 65 होती है। कुछ इंपोर्टेंट ही याद कराऊंगा। फिर देखो सिंचित तथा देर से बुआई करने के लिए राज 821, SD 2207, साथ साथ ही बोलो 2285 और 2307, 2327 राज, क्योंकि ये सीरीज निकली हुई है, देखो सीरीज निकली हुई है इसलिए। फिर असिंचित, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। असिंचित के लिए एक है मुक्ता और सबसे इंपोर्टेंट है, पढ़े थे ना कि शुष्क क्षेत्र में बुआई के लिए जो काम आते हैं C306। एक है मेघदूत, के का मतलब खारचिया, क्या है बोलो, खारचिया, खारचिया 65। फिर 80, 27 सुजाता, कुंदन, नर्मदा 2000, 112। लवण के लिए एक तो ये करनाल, CRL का मतलब होता है करनाल, करनाल 14, करनाल 210, करनाल 213 और खारचिया, खारचिया मतलब खार, खार मतलब होता है लवण, लवण जो देरी से बुआई के लिए भी काम में आएगा और लवण मतलब अपनी लवणीय मृदाओं के लिए भी काम आएगा। फिर देखो कुछ इंपोर्टेंट ड्यूरम बीट के लिए, ड्यूरम बीट को याद रखना मालवी गेहूं कहते हैं, और मालव नाम से किसमें आ जाए तो आप टिक क्या करके आओगे, बोलो ड्यूरम, मालव नाम से आ जाएगी ना। देखो मालव रत्न, मालव श्री, मालव शक्ति, मालव कीर्ति, मालव, क्योंकि इसको मालवी गेहूं कहते हैं, क्या कहते हैं, मालवी गेहूं। तो ज्यादा माथापच्ची है, मालव शब्द आएगा तो क्या याद रहेगा हमें, ड्यूरम। ड्यूरम और डाइकोकम बताओ द्विगुणित होती है, चतुर्गुणित होती है, षटगुणित होती है, क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 4x बराबर 28। डाइकोकम का भी यही होता है क्या, हाँ, टेट्रिकम अपने ड्यूरम और टेट्रिकम डाइकोकम ये दोनों होते हैं चतुर्गुणित, चतुर्गुणित बराबर 28, क्योंकि टेट्रिकम एस्टियम षटगुणित, टेट्रिकम वल्गियर षटगुणित और टेट्रिकम क्या नाम है अपने मोनोकोकम पूछो तो 2n बराबर 2x बराबर 14। फिर देखो ये चंद्रोसी, सरबती गेहूं, अमर, अमृता, हर्षिता, विदिशा। अन्य किस्मों में छोटी लरमा, सफेद लरमा, सरस्वती, जनक, अर्जुन। अर्जुन वही है SD 2009 जिसे 2,4-D के प्रति संवेदनशील, और लरमा रोजा भी आए यहाँ पे, छोटी लरमा, लरमा रोजा तीनों रोली के प्रति प्रतिरोधी। सुजाता गेहूं एवं कपास की किस्में, सुजाता किसकी है, गेहूं और कपास की है। SD 2367 पंजाब वीट 343 गेहूं की किस्में है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल पूछे तो कौन है, बोलो गेहूं। पंजाब हरियाणा में खूब उगाते, उत्तर प्रदेश में खूब उगाते, राजस्थान में खूब उगाते। उत्परिवर्तित किस्में पूछे कि गेहूं की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, बोलो सरबती, पुसा, लरमा। पुसा शब्द जानते हैं, IARI नई दिल्ली से निकली हुई। चल फिर देखो पुसा लरमा, लरमा रोजा 64 ऐसे विकसित की गई है, तो ये अलग अलग है सिलेक्शन विधि वगैरह से। फिर देखो सरबती सोना, सरबती सोनारा, इसे क्या कहते हैं, सोनारा 64। और सुपर गेहूं की अवधारणा किसने दी थी, S नागराजन ने। और मल्लिका जो होती है ड्यूरम किसमें है ना, मालव भी आ जाते हैं। 11-16% क्या होती है, प्रोटीन। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं, ग्लूटेन। ग्लूटेन जो होती है बच्चों में एलर्जी कर सकती है, बच्चों के अंदर यूं कहते हैं कि कभी कभी एलर्जी का कारण। बताओ एवरेज कितना पाया जाता है, 12 से 14%। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा अनाज वाली फसलों में किसके अंदर, गेहूं के अंदर। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा अनाज वाली फसलों में किसमें, गेहूं। पर ये मालविका जो किस्म है इसके अंदर कितनी पाई जा सकती है, बोलो 16, क्योंकि लगभग 12 से 14 तो मिलती है, पर इसमें हाईएस्ट कितनी, 11 से 16। अंतरा सस्यन क्या होता है, अंतरा सस्यन अपन मतलब कुछ फसल, मतलब कोई
लाइनें, कुछ लाइनें माना कि गेहूं की उगा दी, कुछ अलग फसल की उगा दी, फिर गेहूं की उगा दी, फिर अलग। एक तो मिक्स क्रॉपिंग होती है, मिश्रित में तो क्या करोगे, दोनों के बीच को मिक्स करोगे और दोनों के बीच को बो दोगे, उसमें कोई लाइनें अलग नहीं। इसमें माना कि गेहूं की कुछ लाइनें हैं तो हो सकता है दूसरी कोई फसल रबी वाली, ऐसे नहीं कि खरीफ की मक्का उगा रहे हो, ऐसे मत कर देना, मतलब सरसों वरसों उगा सकते, रबी की ही उगा दी, पता चले तुम खरीफ की रबी की, ऐसे मत कर देना। तो खरीफ की खरीफ में और रबी की रबी। तो देखो गेहूं के साथ क्या उगा सकते हैं, बोलो सरसों। 9 लाइनें किसकी होगी, गेहूं की, एक लाइन क्या होगी, सरसों। इसको रिपीटेशन कर देते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट के अनुसार करते हैं कि 9 किस्में तो अपन 9 लाइनें लगा दी, जस्ट किसकी बोलो, गेहूं की, फिर लगा दी एक सरसों की, फिर कंटिन्यू उल्टा कर सकते हैं, 9 सरसों की लगा दो, फिर क्या लगा दो, एक गेहूं की, ताकि एक सीक्वेंस बैठा रहता है। रिप्लेसमेंट मतलब दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो, रिप्लेस कर दो, है ना। फिर देखो, फिर लवण वाली प्रतिरोधी किस्में है, वो कौन सी है, करनाल 1, करनाल 2, करनाल 3, करनाल 13, खारचिया राजस्थान 30-77, बारानी गेहूं के लिए। शून्य भू परिष्करण में धान के बाद गेहूं की क्या की जाती है, बोलो सीधी बुआई। खरपतवार पढ़ा दिया क्या सर ने, सर्वाधिक खरपतवारों का प्रकोप सीधी बुआई वाले चावल में होता है, जिसे फाउलिंग क्रॉप कहते हैं, बताया क्या। चल, तो उसके बाद देखो अपने भू परिष्करण में काम में आता है। भू परिष्करण शब्द किसने दिया, जेंट्रो टूल ने, जेंट्रो टूल ने ही खरपतवार शब्द दिया। एक किताब था HHH, हॉर्स हॉइल हस्बेंड्री, दो ही शब्द काम में लिए, वीड और टिलेज। जबकि जीरो टिलेज का व्यक्ति कौन है, बोलो ट्रिपलेट। जीरो टिलेज किसने दिया, ट्रिपलेट। चल, तो ये देखो, तो शून्य भू परिष्करण में कुछ यंत्र काम में आते हैं, आपके काम का नहीं। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो डब्ल्यू बैच को पढ़ाई थी ना, वो छठे 5वें 6ठे 7वें, वहां पे काम में आए थे, है ना। अब देखो जीरो टिल फर्टी, जो कि GBPUT मतलब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना, एग्रीकल्चर का सर्वप्रथम का जो अपना यूनिवर्सिटी है ना, वो GBPUAT 1960 में। कब हुई थी, 1960 में, है ना। कब हुआ था, 1960 में। पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है GBPUT। यहाँ से जो भी किस्में निकलती है उसके आगे लगता है पंत। क्या लगता है, बोलो पंत। यहाँ से विकसित किया गया था जीरो टिल फर्टी वाला एक यंत्र था। और एक है सीड कम ड्रिल, इसका उपयोग भी किया जाता है। एक होता है यंत्र हैप्पी सीडर, कौन होता है, बोलो हैप्पी सीडर। जबकि स्टार सीडर, स्टार बीडर जो बताऊंगा ना, बीडर, उसको काम में लेंगे मूंगफली में। किसमें काम में लेंगे, मूंगफली। ये देखो, सीडर का मतलब सीड की बुआई करने वाला, और वीडर का मतलब होता है खरपतवारों को निकालने वाला। वीड मतलब खरपतवार, सीड मतलब बीज। बीज की बुआई की काम आते हैं, उसे सीडर कहते हैं, और खरपतवारों को हटाने के लिए वीडर काम आते हैं। ये शब्दावली है, कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। फिर देखो, गेहूं के अंदर प्रोटीन अगर निकालना है तो नाइट्रोजन की मात्रा को गुणा कर देना है, कितना, 6.25। ये कुछ कांस्टेंट यूनिट है, ये याद रखना। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट तो लगभग आपको बता रखी है, अनाज वाली फसलों में 70% होती है। कितनी होती है, 70%। मात्रापच्ची नहीं करना, पूरी टेबल बना रखी है मैंने। फिर देखो, फादर ऑफ व्हीट अगर आपसे पूछे तो कौन है, बोलो डॉक्टर संजय राजाराम। इन्होंने गेहूं की 480 से भी अधिक किस्मों का क्या किया है, विकास। तो गेहूं के पितामह कहेंगे सही। फादर ऑफ व्हीट कौन है, डॉक्टर संजय राजाराम। कौन है, बोलो डॉक्टर संजय राजाराम। अब देखो, 480 किस्में तो इन्होंने विकसित कर दी, दुनिया भर के औरों ने भी करी होगी, तो सारी किस्में तो अपन बता नहीं सकते। फिर देखो, डॉक्टर संजय राजाराम सिमिट, और सिमिट कहां पड़ता है, बोलो मैक्सिको में। कहां पड़ता है, बोलो मैक्सिको में। मैक्सिको की क्या रह चुके, ये डीजी, क्या रह चुके, डीजी। अपने IARA के वर्तमान डीजी कौन है, मांगीलाल जाट, डॉक्टर ML जाट। एक्चुअल में जो मेरी MSc हो रही थी ना, उस टाइम पे क्या है, एक मतलब मेरे सीनियर आए थे, और उनकी मतलब यहाँ RCA में MSc हुई थी, तब उनके एक परिवार, उन्हीं की बेटी है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, अभी जो मांगीलाल जाट है ना, ML जाट, उन्हीं की बेटी ने, मतलब हमारे जस्ट करंट सीनियर रहे वो, ऋषिका मिस बोस कहते हैं हम, क्योंकि कॉलेज में तो मिस बोस ही कहते हैं सीनियर को, और अपने छोरे रहते हैं उन्हें बोस कहते हैं, जूनियर जूनियर ही होते हैं। तो वो आए थे, उन्होंने अक्सर मतलब वो फ्लोरिकल्चर में थे, एक्चुअल में फ्लोरिकल्चर में उन्होंने काम किया था, मतलब अभी तो गेंदे पे काम किया था। तो हमें यूं नहीं पता था कि मतलब ये डॉक्टर ML जाट उन्हीं के थे, क्योंकि पहले थे नहीं, ये तो अभी बने हैं करंटली। लगभग कितना टाइम हो गया होगा, 3-4-5-6 महीने हुए होंगे, मतलब ज्यादा नहीं बने अभी टाइम। तो उन्होंने जो डिग्री करी थी ना, वो हमारे साथ ही थे, अभी भी फ्लोरिकल्चर में, खैर अभी तो है वो वहीं पे। चल, तो याद रखना, डॉक्टर संजय राजाराम कहाँ के डीजी रहे हैं, सिमिट के, और वर्तमान के अपने ICAR के डीजी कौन है, डॉक्टर ML जाट, मांगीलाल जाट। चल,
देखो 2014 में इन्हें क्या दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार। गेहूं के अंदर थाइमिन और नियासिन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नियासिन और थाइमिन, ये वन लाइनर फैक्ट है। देखो गेहूं की कठोरता मापने के लिए एक इंडेक्स काम में लेते हैं जिसका नाम क्या है, पर्लिंग इंडेक्स। सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रख लेना, पर्लिंग इंडेक्स। फिर देखो पर्लिंग इंडेक्स सबसे अधिक होने के कारण क्या होगी, बोलो, इसकी कठोरता कम होगी। पर्लिंग इंडेक्स अधिक हुआ तो कठोरता क्या होगी, कम। गेहूं में पत्ती का क्षेत्रफल मापना है तो पत्ती की लंबाई माप लो और एक कांस्टेंट है 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुणा कर दो, पत्ती का क्या आ जाएगा, क्षेत्र। क्योंकि पत्तियां कैसे होती है, गेहूं की लंबी लंबी छोटी छोटी सी, है ना। और ग्लूटीन क्या होती है, ग्लूटीन ग्लाइटीन और ग्लूटेनिन का मतलब मिश्रण होता है। पूछेगा नहीं पर इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये ग्लूटीन छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, हानिकारक, क्योंकि इससे क्या हो सकती है, एलर्जी। क्या होती है, एलर्जी। फिर देखो गेहूं, गेहूं की बाली में उपस्थित वो टेढ़ा मेढ़ा, देखो गेहूं की बाली देखी है क्या आपने, बताओ कैसी होती है। मैं सही बना रहा हूं, जिग जेक यही होता है, जेड आकर के। ये गेहूं का स्पाइक है। स्पाइक मतलब समझिए गेहूं का पुष्प क्रम। पुष्प क्रम में ये इस प्रकार के गेहूं की आते हैं। ये आगे वाला जो वो छोटी सी छंटी होती है ना, पतली सी, उसे कहते हैं तुस। क्या कहते हैं, तुस। क्या कहते हैं, तुस। और ये जो जिग जेग संरचना है ना, जिग जेग, ये होती है जिग जेग। बताओ इसे क्या कहते हैं, जिग जेग। जिग जेग, इसे कहा जाता है रेचिस। क्या कहा जाता है, रेचिस। याद रखो, यूं कहते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में ये भी प्रकाश संश्लेषण करती है। शुष्क क्षेत्रों में क्या करती है, भी प्रकाश संश्लेषण करती है। तो गेहूं के अंदर तो ये एक प्रकार का स्पाइक है। तो याद रखना है, टेढ़ा मेढ़ा जो वो केला है ना, वो बनाया ना मैंने, क्योंकि गेहूं की बाली में दाने तो इसी प्रकार से आते हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे से दाने। इसी को कहते हैं जिगजैग संरचना को क्या कहते हैं, रेचिस। और आगे वाला छोटी सी एक बारीक सी वो होती है ना, उसे कहा जाता है क्या, बोलो, तुस। क्या कहते हैं, तुस। फिर देखो आगे का क्या है, तो बथुआ, ये तो बता ही दिया। बताओ बथुआ क्या होता है, इसका एक निरपेक्ष वैज्ञानिक नाम बताओ, चिनोपोडियम। चल, और ड्यूरम गेहूं का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, पास्ता, पिज्जा, मैक्रोनी, नूडल्स। गेहूं की कटाई में नमी कितनी होनी चाहिए, 20 से 25। कोई से भी अनाज वाली फसलों की जब कटाई करते हैं तो दानों में नमी की मात्रा कितनी, ये। जबकि भंडारण के लिए कितनी, बोलो, 12 से 14। वही तो, 10 से 12। दलहनी के लिए 8 से 10। तिलहनी के लिए 6 से, ये। और चावल के लिए जैसे चावल, जैसे ऐसे कुछ नहीं है। हालांकि 12 से 14 ही पूछता है, देखो, क्योंकि वो तो क्या है, किताबों में है तो करना पड़ेगा। अंकुर, गेहूं में अंकुरण बुआई के 5 से 7 दिन बाद क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। गेहूं में कोल्यूटाइल की लंबाई कितनी होती है, बोलो। याद है कल का फोटो बताया था कि ये बीज डालोगे, इसके ऊपर जो जड़ें निकलेगी, फिर यहाँ पर क्या बनता है, कोल्यूटाइल। वो ये वाली जड़ें तो क्या हो जाती है, बाद में खत्म, जबकि ये वाली रहती है। गेहूं में पौधे में अंतिम पत्ती फ्लैग लीफ कहलाती है, ध्वजापर्ण। इसका उपयोग, यह क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण, लगभग कितना, 52%। देखो क्या होता है, तुस नहीं बना रहा है, तुस कर रहा है भाई, तुस कुछ नहीं है। ये क्या होती है, यहाँ पर गेहूं में एक पत्ती निकलती है जिसे कहा जाता है ध्वजापर्ण। क्या कहा जाता है, ध्वजापर्ण। और ये जो कहलाती है गांठ। क्या कहलाती है, गांठ। और ये कहलाती है गांठों के मध्य लंबाई। क्या कहलाती है, गांठों के मध्य क्या कहलाती है, लंबाई। क्या कहलाती है, लंबाई, मध्य लंबाई। और ये जो पत्ती निकलती है ना साइड में, इसे कहा जाता है क्या, ध्वजापर्ण। क्या कहते हैं, ध्वजापर्ण। और ये पत्ती होती है, वास्तव में तो क्या कहते हैं इसे, पत्ती। ये पत्ती क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कितना करती है, बोलो, 52% की। और तुस भी करता है कुछ मात्रा में, ये होती है ध्वजापर्ण। तो याद रखना, कहां गया ये, गेहूं के अंदर जो अंतिम पत्ती फ्लैग होता है उसे क्या कहते हैं, ध्वजापर्ण। और ध्वजापर्ण क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण। चलो गेहूं खत्म हो गया क्या, चलो तो आज तो गेहूं कंप्लीट करेंगे। कहाँ रह रहा है, और क्या रह रहा है, रह रहा है,
किसके बाकी रह गया? उसमें क्या बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज है? वो कॉपी हो गया मतलब। देखिए मुझे बताओ, मैं करवा दूंगा सर से। अगर सीट में ऐसी दिक्कत है तो मुझे बता दिया करो, ताकि वो नए संस्करण की जो सीट आएगी ना, नए संस्करण की जो सीट आएगी ना, ये किसमें किसमें तो अपन ने ये यहाँ कर ली ऊपर, किसमें तो ये वाली हो गई, ये कॉपी हो गया। मुझे बता देना जो नई वाली सीट के अंदर। चल 1 मिनट में आपको वीडियो चला जाता हूँ और आप देखते रहना। कल ज्वार पढ़ेंगे। एक बात सुनो, देखो कुछ ही फसलों के अंदर टाइम लगेगा, कपास, तंबाकू और ये ज्वार बाजरा, ये एक दिन में ज्वार बाजरा जो जई एक या 2 दिन में चली जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी इंपोर्टेंट थी एक तो मक्का, चावल, गेहूं, सबसे बड़ी तो 3 थी। फिर इसके बाद बड़ी आएगी, एक कपास आएगी, एक तंबाकू आएगी, है ना। मूंगफली का भी कुछ इंपोर्टेंट है, मूंगफली वगैरह भी काम में, एक चना इंपोर्टेंट काम में आएगा। तो कुछ ही फसलें बढ़ी रही है, उसके बाद तो एक दिन में 3-3, 4-4 हो जाएगी, क्योंकि लगभग उनके 1-1, 2-2 पेज है। और एक दिन में 5-5, 7-7 दलहनी फसलें होगी, क्योंकि दलहनी में सिर्फ एक चना इंपोर्टेंट है, चना। तो जो बड़ी इंपोर्टेंट वो क्रॉप थी, उसको तो अपन ने 2 से 3 दिन में कवर किया। चलो सर जी कहाँ से डाउनलोड करना है बताता हूँ भाई। क्या भाई बता, कल 15 अगस्त की नुक्ती खाने आना ना, रघुनाथपुरा। वीडियो चला के जा रहा हूँ तुम्हारे। कल नुक्ती खाने आना भाई। हाँ तो मैं सर से कह दूंगा। कितने बच्चे? डबल डबल ले जाके घर पे एकटा, घर पे नुक्ती के लिए कागज तो एकटे नहीं कर रहे हो तुम, हैं? लग तो ऐसे रहा है कि घर में नुक्ती के लिए कागज एकटे कर रहे हो यहाँ से। दोस्तों आज भी कई किसान भाई बिना लोगों से तो बीजों के डालकर अच्छे से के लिए बना बाद में उस गोल में जीवाणु कर्जक क्लब सबसे पहले फंगिसाइड से धूप और खास ध्यान रखिए। चलो ये एक चालू करके जा रहा हूँ, 5-10 मिनट है क्या तुम्हारे पास? देख लेना, अगर हो तो एक काम, और कम छोटा हो तो ये वाला देख लो। खोल रहा हूँ भाई। रखा गया है ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचारित होता है। बीज उपचारित किस चीज से किया जाता है? ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, राइजोबियम, फंगिसाइड वगैरह, कार्बेंडिज्म, बायोस्टिक, सभी चीजों द्वारा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्राइकोडर्मा से कैसे होता है बीज उपचारित। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ चने का बीज लिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइकोडर्मा लेंगे 1 किलो में 10 ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा हल्का पानी का चिट्टा मारेंगे और इसको मिक्स कर देने के बाद यहाँ पे पूरा हो गया। और इसके बाद इसको 1 घंटा 2 घंटा सुखा के इसको फसल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मतलब बीज लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों अधिक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक तो सेकंड 30 सेकंड में पता भी चलेगा, कोई वीडियो भी नहीं होगा। और तो मैं बता देता हूँ ये फंगिसाइड का, ये केवल और केवल किसका है? फंगिसाइड
पीडीएफ आप अनाउंसमेंट से डाउनलोड कर लेना।